नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम पृथ्वी के वायुमंडल की एक बेहद दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये हवा क्यों और कैसे चलती है ना? बिल्कुल। हम वायु परिसंचरण, हवाओं और उन बड़े वैश्विक पैटर्न्स पर बात करेंगे जो हमारे मौसम को, हमारे क्लाइमेट को आकार देते हैं। जी, हम अक्सर हवा को महसूस तो करते हैं, कभी हल्की सी लगती है, कभी तेज झोंका आता है, लेकिन इसके पीछे जो एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, उसको समझना वाकई में बहुत रोचक है। हमारी आज की चर्चा का आधार है एक दस्तावेज, एयर सर्कुलेशन 617-73-1684-25-1192.pdf। इसमें दिए गए कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद है कि ये जो जटिल विज्ञान है ना, इसे थोड़ा आसान बनाया जाए। हवा के चलने के पीछे जो राज हैं उन्हें खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये हवा बहती क्यों है? मतलब हम सबने सुना तो है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, पर क्या कहानी बस इतनी सी है? हाँ, ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन जैसा आपने कहा, पूरी कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और दिलचस्प भी। हाँ, हवा मूल रूप से तो वायु ही है जो उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है। तो ये जो प्रेशर का अंतर है। हाँ, दबाव का ये अंतर, जिसे हम दबाव प्रवणता बल या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स (PGF) कहते हैं, यही हवा को धक्का देने वाला मुख्य इंजन है। आप समझ लीजिए कि जहां दबाव ज्यादा है, वहां से हवा कम दबाव वाली जगह की ओर जाना चाहती है। ठीक है, तो पीजीएफ पहला बड़ा खिलाड़ी हुआ। लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी यही खत्म नहीं होती। जी। स्रोत में और भी बलों का जिक्र है जो हवा के सफर पर असर डालते हैं। जी हाँ, दो और महत्वपूर्ण बल है। पहला है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल मतलब रुकावट? हाँ, इसे आप हवा के रास्ते में आने वाली रुकावट समझ सकती हैं। पृथ्वी की सतह, चाहे वो जमीन हो, पहाड़ हो, जंगल हो या हमारी इमारतें, ये सब हवा की गति को धीमा करती हैं और उसकी दिशा को भी थोड़ा बदल सकती हैं। इसका असर सतह के नजदीक सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, यानी जमीन के पास हवा थोड़ी धीमी और ज्यादा, कह सकते हैं कि अस्त-व्यस्त हो सकती है। बिल्कुल। और दूसरा बल है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। ये थोड़ा ज्यादा रहस्यमय लगता है सुनने में। हाँ, कोरियोलिस बल, ये क्या चीज है? ये कैसे काम करता है? देखिए, कोरियोलिस बल थोड़ा अलग है। ये कोई वास्तविक धक्का या खिंचाव नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का नतीजा है। पृथ्वी के घूमने का नतीजा? हाँ, कल्पना कीजिए, आप एक घूमते हुए झूले पर बैठे हैं और एक गेंद सीधे फेंकने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो सीधी नहीं जाएगी, मुड़ जाएगी। बिल्कुल, आपको लगेगा कि गेंद मुड़ गई है ना? कोरियोलिस बल भी हवा के साथ कुछ ऐसा ही करता है। तो ये एक तरह का आभासी बल है जो पृथ्वी के घूमने के कारण महसूस होता है। सही कहा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो लंबी दूरी तक बहने वाली हवा सीधी रेखा में नहीं चल पाती। उत्तरी गोलार्ध में ये बल हवा को उसकी गति की दिशा के दाईं ओर मोड़ने की कोशिश करता है। दाईं ओर? जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अच्छा। ये बल भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, मतलब इक्वेटर पर इसका कोई असर नहीं होता, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं ये बढ़ता जाता है। और इसका महत्व क्या है? अरे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बड़े पैमाने के मौसम पैटर्न जैसे चक्रवात और प्रतिचक्रवात की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर कोरियोलिस बल ना होता तो शायद हमारा मौसम बहुत अलग होता। वाह, तो मतलब हवा सीधी बहने की कोशिश कर रही है पीजीएफ के कारण, जमीन उसे धीमा कर रही है घर्षण से, और पृथ्वी का घूमना उसे मोड़ रहा है कोरियोलिस बल से। बिल्कुल, तीनों बल मिलकर काम करते हैं। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। स्रोत में भूविक्षेपी हवाओं, जियोस्ट्रोफिक विंड्स का जिक्र है। क्या ये इन बलों के किसी खास संतुलन का नतीजा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जरा सोचिए, आप सतह से काफी ऊपर चले गए हैं, मान लीजिए 1 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर। ठीक है। जहां घर्षण कम होगा, हाँ, वहां घर्षण का असर लगभग खत्म हो जाता है। अब सिर्फ दो मुख्य खिलाड़ी बचे हैं, पीजीएफ जो हवा को निम्न दबाव की ओर धकेल रहा है, और कोरियोलिस बल जो उसे मोड़ रहा है। अब एक खास स्थिति में, जब समदाब रेखाएं, मतलब आइसोबार्स, वो काल्पनिक रेखाएं जो समान दबाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं, वो सीधी और समानांतर हों, हाँ, तो ये दोनों बल
पीजीएफ और कोरियोलिस एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में काम करते हुए एक संतुलन बना लेते हैं। और इस संतुलन का नतीजा क्या होता है? हवा फिर कहाँ जाती है? यहीं पर बात थोड़ी उल्टी लगती है। हवा ना तो सीधे निम्न दबाव की ओर जाती है, न ही पूरी तरह मुड़ती है, तो फिर बल्कि वो इन दोनों बलों के बीच फंसकर समदाब रेखाओं के समानांतर मतलब पैरेलल बहने लगती है। अरे, समानांतर? हाँ, यही भूविक्षेपी हवाएं हैं। ये हवाएं सतह से ऊपर अक्षांशों के समानांतर बहती हैं और बड़े मौसम सिस्टम को चलाने में मदद करती हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि हवा दबाव के अंतर के ठीक समकोण पर बह रही है, पर ऊपरी वायुमंडल में ऐसा ही होता है। तो ये तो वाकई काउंटर इंट्यूटिव है कि हवा सीधे हाई से लो प्रेशर की तरफ नहीं जा रही, बल्कि उसके बगल से निकल रही है। चलिए अब सतह पर वापस आते हैं। हमने दबाव की बात की, लेकिन ये उच्च और निम्न दबाव बनते कैसे हैं? स्रोत कहता है उड़ती हवा निम्न दबाव बनाती है और बैठती हवा उच्च दबाव। इसके पीछे क्या विज्ञान है? ये ऊष्मागतिकी मतलब थर्मोडायनामिक्स के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है। जब हवा गर्म होती है, जैसे भूमध्य रेखा पर सूरज की तेज रोशनी पड़ती है, तो हवा गर्म होती है तो वो फैलती है। हाँ, उसका घनत्व कम होता है, मतलब वो हल्की हो जाती है और फिर वो ऊपर उठती है। अब जब किसी जगह से हवा ऊपर उठ जाती है तो जमीन पर हवा का वजन या कहिए दबाव कम हो जाता है। इसी से निम्न दबाव लो प्रेशर क्षेत्र बनता है। अच्छा। और उच्च दबाव? उसका ठीक उल्टा होता है। जब हवा ठंडी होती है, जैसे ध्रुवों पर या ऊपरी वायुमंडल में, तो वो सिकुड़ती है, उसका घनत्व बढ़ता है, मतलब वो भारी हो जाती है और वो नीचे बैठती है। जी, जब अतिरिक्त हवा ऊपर से आकर किसी सतह पर जमा होती है तो वहां हवा का वजन बढ़ जाता है, जिससे उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर क्षेत्र बनता है। तो गर्म हवा ऊपर उठकर लो बनाती है, ठंडी हवा नीचे बैठकर हाई बनाती है। ये तो समझ आया। स्रोत में हवा के अभिसरण और अपसरण का भी जिक्र है। क्या ये सीधे इसी उठने बैठने से जुड़े हैं? हाँ, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है एक तरह से। अभिसरण का मतलब है हवा का एक जगह इकट्ठा होना। हाँ, आमतौर पर सतह पर जो निम्न दबाव वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ चारों तरफ से हवा उस केंद्र की ओर खींची चली आती है, मतलब अभिसरण करती है, और फिर वहाँ से ऊपर उठ जाती है। अब इसे ऐसा समझ सकती हैं जैसे सिंक में पानी जमा होकर नीचे जाता है या हवा जमा होकर ऊपर जाती है। ठीक है। और अपसरण? अपसरण इसका विपरीत है, हवा का एक जगह से बाहर की ओर फैलना। सतह पर जो उच्च दबाव वाले क्षेत्र हैं, वहां हवा ऊपर से नीचे बैठती है। हाँ, और फिर जमीन पर पहुंचकर चारों दिशाओं में बाहर की ओर फैलती है, मतलब अपसरण करती है। तो नियम सीधा है, सतह पर लो प्रेशर मतलब हवा अंदर आकर ऊपर, हाई प्रेशर मतलब हवा ऊपर से नीचे आकर बाहर। ठीक है, ये तस्वीर अब काफी साफ हो रही है। लेकिन क्या सभी दबाव क्षेत्र सिर्फ गर्म और ठंडा होने से ही बनते हैं? स्रोत में ऊष्मीय प्रेरित और गतिक रूप से प्रेरित दबाव क्षेत्रों की बात है, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊष्मीय प्रेरित थर्मली इंड्यूस्ड दबाव क्षेत्र सीधे तापमान के कारण बनते हैं, जैसा हमने अभी चर्चा की। जैसे इक्वेटर पर गर्मी से लो प्रेशर और पोल्स पर ठंड से हाई प्रेशर। बिल्कुल। भूमध्य रेखीय निम्न इक्वेटोरियल लो गर्मी के कारण और ध्रुवीय उच्च पोला हाई ठंड के कारण बनते हैं। ये इसके क्लासिक उदाहरण है। और गतिक रूप से प्रेरित डायनामिकली इंड्यूस्ड वाले, वो तापमान से नहीं बनते? सीधे तौर पर नहीं, ये पृथ्वी के घूमने और हवा की बड़े पैमाने पर जो गति होती है उसके कारण बनते हैं। अच्छा। जैसे हॉर्स लैटिट्यूड्स वाले। जी वही। यहाँ हवा गर्म नहीं होती, बल्कि ऊपरी वायुमंडल से नीचे उतरती है, इसलिए उच्च दबाव बनता है। ये हवा की मूवमेंट का नतीजा है। इसी तरह उपध्रुवीय निम्न दबाव क्षेत्र सब पोलर लोज जो लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास है, वे ठंडे होते हुए भी निम्न दबाव वाले होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां हवा ऊपर उठने के लिए मजबूर होती है, दो अलग तरह की हवाओं के मिलने से। तो ये हवा की गतिशीलता, उसकी डायनामिक्स का परिणाम है, न कि सीधे स्थानीय तापमान का। दिलचस्प है कि पृथ्वी का घूमना और हवा की गति खुद ही दबाव क्षेत्र बना सकती हैं। स्रोत में एक और हैरान करने वाली बात है, जमीनी दबाव और ऊपरी वायुमंडल के दबाव में एक उल्टा रिश्ता होता है। हाँ, इसका क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये वैश्विक परिसंचरण की पूरी पहेली को जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर जमीन पर निम्न दबाव है,
उसका मतलब क्या हुआ? हवा ऊपर उठ रही है। हाँ, तो ये हवा ऊपर जाकर कहाँ जाएगी? ये ऊपरी वायुमंडल में जमा होगी। वहाँ हवा का घनत्व बढ़ाएगी और क्या बनाएगी? उच्च दबाव। अच्छा, और जहाँ जमीन पर उच्च दबाव है, वहाँ हवा ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब है कि ऊपरी वायुमंडल से हवा हट रही है, कम हो रही है, तो वहाँ हवा का घनत्व कम होगा और निम्न दबाव बन जाएगा। तो सतह पर लो प्रेशर के ऊपर हाई प्रेशर और सतह पर हाई प्रेशर के ऊपर लो प्रेशर। बिल्कुल, ये एक तरह का वर्टिकल बैलेंस बनाता है। इसका बड़ा मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये है कि हवा का जो सर्कुलेशन है वो सिर्फ जमीन पर ही नहीं हो रहा, बल्कि ऊंचाई पर भी हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जमीन पर हवा हाई से लो की तरफ बहती है और ऊपर हवा विपरीत दिशा में, मतलब वहां के हाई से लो की तरफ बहती है। साथ ही हवा ऊपर उठती और नीचे बैठती भी है। ये पूरी 3D प्रणाली मिलकर ही वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण यानी ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बनाती है। और यही हमें इस बड़े पैटर्न पर लाता है। स्रोत कहता है कि पृथ्वी पर साल भर लगातार हवाएं एक खास दिशा में बहती रहती हैं। ये कैसे संभव होता है? ये इसलिए संभव है क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का वितरण एक जैसा नहीं है। भूमध्य रेखा पर ज्यादा गर्मी है, ध्रुवों पर कम। हाँ, ये तो है। इस तापमान के अंतर और पृथ्वी के घूमने के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हवा के उठने मतलब निम्न दबाव बनने और बैठने मतलब उच्च दबाव बनने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह है। कन्वेयर बेल्ट। हाँ, एक तरह से। इसी उठने और बैठने के कारण पृथ्वी पर स्थायी दबाव पेटियां, प्रेशर बेल्ट्स बन गई हैं। ऐसे क्षेत्र जहां औसत रूप से या तो उच्च दबाव रहता है या निम्न दबाव। स्रोत में त्रिकोशिकीय मॉडल, ट्राइसेल्युलर मॉडल का जिक्र आता है। क्या ये इन पेटियों और हवाओं को समझने में मदद करता है? हाँ, त्रिकोशिकीय मॉडल जिसमें हैडली सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय सेल आते हैं, ये एक तरीका है जिससे वैज्ञानिक प्रत्येक गोलार्ध में हवा के इस जटिल 3D परिसंचरण को सरल रूप में दिखाते हैं। हैडली सेल जैसे? हाँ, जैसे हैडली सेल ये समझाता है कि कैसे भूमध्य रेखा पर हवा उठती है, ऊपरी वायुमंडल में ध्रुवों की ओर जाती है, फिर लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर नीचे बैठती है और फिर सतह पर वापस भूमध्य रेखा की ओर बहती है। यही व्यापारिक पवनें बनती हैं। ये मॉडल हमें सतह की प्रमुख हवाओं और दबाव पेटियों के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। तो चलिए इन प्रमुख दबाव पेटियों को एक-एक करके देखते हैं। मान लीजिए हम हवा के साथ यात्रा कर रहे हैं। शुरुआत भूमध्य रेखा से करते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न, इक्वेटोरियल लो। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास लगभग 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच साल भर सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। बहुत गर्मी होती है। हाँ, तीव्र सूर्यताप। जी, जमीन और समुद्र गर्म होते हैं। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है। इससे यहाँ स्थायी रूप से निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों से आने वाली हवाएं मिलती हैं, मतलब अभिसरण करती हैं और फिर ऊपर उठ जाती हैं। ये हैडली सेल का इंजन है, समझिए। इसे डोलड्रम्स भी कहते हैं। ये नाम नाविकों के लिए कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हवा मुख्य रूप से ऊपर उठ रही होती है, तो सतह पर जो क्षैतिज बहाव है, हवा का चलना, वो बहुत कमजोर या शांत होता है। अच्छा, हवा नहीं चलती वहां ज्यादा। हाँ, पुराने जमाने में जब जहाज पाल यानी सेल से चलते थे, तो यहाँ हवा न मिलने से वे हफ्तों तक फंसे रह सकते थे। इसीलिए इसे डोलड्रम्स यानी उदासी या निष्क्रियता का क्षेत्र कहा गया। और ITCZ भी यही है। जी हाँ, इसी क्षेत्र को अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITZ भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर दोनों गोलार्धों की उष्णकटिबंधीय हवाएं यानी व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं। अब मान लीजिए हवा यहाँ ऊपर उठी, फिर कहाँ गई? स्रोत हमें उपोष्णकटिबंधीय उच्च सब ट्रॉपिकल हाइस पर ले जाता है। हाँ, हैडली सेल में जो हवा भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी थी, वो ऊपरी वायुमंडल में ध्रुवों की ओर बहती है। लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांशों तक पहुंचते पहुंचते ये हवा ठंडी और भारी हो जाती है और नीचे उतरती है। हाँ, और नीचे उतरना शुरू कर देती है। नीचे उतरती हवा सतह पर दबाव बढ़ाती है, जिससे यहाँ उच्च दबाव की पेटी बन जाती है। यहाँ हवा ऊपर से नीचे आकर सतह पर बाहर की ओर फैलती है, मतलब डाइवर्ज करती है। और इन्हें अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड्स कहने के पीछे क्या कहानी है? क्या इसका घोड़ों से कोई लेना देना है? कहानी तो यही है।
डोल्ड्रम्स की तरह यहाँ भी हवा मुख्य रूप से नीचे बैठ रही होती है, जिससे सतह पर हवा शांत या बहुत हल्की होती है। फिर से शांत हवा। हाँ, कहा जाता है कि जब स्पेनिश जहाज नई दुनिया मतलब अमेरिका की ओर जाते थे और इन अक्षांशों में हवा न होने के कारण फंस जाते थे, तो जहाज का वजन कम करने और पीने का पानी बचाने के लिए उन्हें अपने साथ लाए घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। अरे बाप रे, कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, पर नाम यहीं से पड़ा। भयानक कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं ध्रुवों की ओर। अगली पेटी है उपध्रुवीय निम्न, सब पोलर लोज। यहाँ निम्न दबाव क्यों है, जबकि ये क्षेत्र तो ठंडे हैं? यहीं पर वो गतिक डायनामिक वाला कारण सामने आता है। ये पेटियां लगभग 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच है। हाँ, यहाँ क्या होता है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च से आने वाली जो अपेक्षाकृत गर्म और नम हवा है, जो पछुआ पवनों के रूप में आती है, वो ध्रुवों से आने वाली ठंडी सूखी हवा जो ध्रुवीय पूर्वी पवनों के रूप में आती है, उससे टकराती है। दो अलग तरह की हवाएं मिलती हैं। जी, जब ये दो अलग अलग हवाएं मिलती हैं तो गर्म हवा हल्की होने के कारण ठंडी हवा के ऊपर चढ़ने लगती है। हवा के इस तरह ऊपर उठने की क्रिया के कारण सतह पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, भले ही यहाँ का तापमान कम हो। तो ये तापमान नहीं बल्कि हवाओं के मिलने और ऊपर उठने का नतीजा है। समझ गए। और अंत में बिल्कुल ध्रुवों पर पोलर हाई। हाँ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर मतलब 70 डिग्री 90 डिग्री अक्षांश पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। बहुत ज्यादा ठंड। जी, अत्यधिक निम्न तापमान के कारण हवा बहुत ठंडी, घनी और भारी होकर लगातार नीचे बैठती है। यह एक ऊष्मीय प्रेरित थर्मली इंड्यूस प्रक्रिया है जो यहाँ स्थायी ध्रुवीय उच्च पोलर हाइज दबाव क्षेत्र बनाती है। तो ये बन गई हमारी 4 प्रमुख पेटियां। भूमध्यरेखीय निम्न ITCZ डोल्ड्रम्स, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च हॉर्स लैटिट्यूड्स, उपध्रुवीय निम्न और ध्रुवीय उच्च। अब इन पेटियों के बीच जो हवा बहती है वही स्थायी या ग्रहीय पवनें कहलाती हैं, है ना? प्लैनेटरी विंड्स। बिल्कुल, ये वो हवाएं हैं जो इन स्थायी उच्च और निम्न दबाव पेटियों के बीच साल भर एक निश्चित दिशा में बहती हैं। ये पृथ्वी के वैश्विक परिसंचरण तंत्र का आधार है। इनके 3 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन सी? व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स, पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज, और ध्रुवीय पूर्वी पवनें, पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटियों से मतलब लगभग 30 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखीय निम्न दबाव पेटी ITCZ की ओर बहती हैं। हाई से लो की तरफ। जी, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से आती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से, लेकिन इनकी सामान्य दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। पूर्व से पश्चिम। इन्हें व्यापारिक क्यों कहते हैं? इन्हें व्यापारिक नाम इसलिए मिला क्योंकि ये पाल वाले जहाजों को व्यापार मार्गों पर चलाने में बहुत मदद करती थीं, ट्रेड में मदद करती थीं। अच्छा। और ध्रुवीय पूर्वी पवनें, पोलर ईस्टर्लीज, ये ध्रुवीय उच्च दबाव क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न दबाव क्षेत्रों की ओर बहती हैं, मतलब लगभग 60 डिग्री 70 अक्षांश की तरफ। कोरियोलिस बल इन्हें भी पूर्व से पश्चिम की ओर मोड़ देता है, इसलिए इन्हें ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहते हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्रों की प्रमुख हवाएं हैं। तो व्यापारिक और ध्रुवीय पूर्वी पवनें दोनों की मुख्य दिशा पूर्व से है। अब बची पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज, इनकी दिशा पश्चिम से क्यों है? ये उल्टी क्यों? हाँ, पछुआ पवनें मध्य अक्षांशों में बहती हैं, लगभग 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच। ये भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्रों से ही निकलती हैं, लेकिन ये उपध्रुवीय निम्न दबाव क्षेत्रों की ओर बहती हैं, मतलब ध्रुवों की तरफ। अच्छा, इक्वेटर की तरफ नहीं, पोल्स की तरफ। जी, चूंकि ये ध्रुवों की ओर जा रही हैं, कोरियोलिस बल इन्हें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मोड़ता है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मोड़ता है, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। नतीजा ये होता है कि इनकी प्रभावी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसीलिए इन्हें पछुआ कहते हैं, पश्चिम से आने वाली। बिल्कुल। इन्हें कभी-कभी एंटी ट्रेड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी दिशा व्यापारिक पवनों के विपरीत होती है। अच्छा, और ये तेज होती हैं क्या? सुना है इनके बारे में कुछ? हाँ, खासकर दक्षिणी गोलार्ध में, जहाँ बीच में जमीन कम है, समुद्र ज्यादा है, तो घर्षण कम होता है, वहाँ ये बहुत तेज और तूफानी हो सकती हैं। आपने नाम सुने होंगे,
रोरिंग 40s, फ्यूरियस 15s, हाँ हाँ सुने। वो इन्हीं पछुआ पवनों के लिए कहे जाते हैं। बहुत खूब। तो ये 3 पवन प्रणालियां वैश्विक पैटर्न बनाती हैं, लेकिन स्रोत में एक आखिरी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ये दबाव पेटियां और पवनें अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहती बल्कि खिसकती हैं। ये कैसे होता है और इसका क्या असर पड़ता है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी प्रणाली थोड़ी लचीली है, स्टैटिक नहीं है। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है हाँ, और सूर्य का चक्कर लगाती है। 23.5 डिग्रीज। जी, इस झुकाव के कारण साल के अलग-अलग समय में सूर्य की सीधी किरणें कभी कर्क रेखा पर होती हैं, कभी मकर रेखा पर, इनके बीच घूमती रहती हैं। हाँ, मौसम बदलते हैं इसी वजह से। बिल्कुल। तो जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, मतलब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी होती हैं, तो पूरा ताप कटिबंध, जो सबसे गर्म क्षेत्र है, वो थोड़ा उत्तर की ओर खिसक जाता है। इसके साथ ही ये सभी दबाव पेटियां और पवन प्रणालियां भी थोड़ा उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। अच्छा, सब कुछ थोड़ा ऊपर चला जाता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, तब सब कुछ थोड़ा दक्षिण की ओर खिसक जाता है। ITZ का खिसकना इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। गर्मियों में ये भूमध्य रेखा के काफी उत्तर में चला जाता है और सर्दियों में दक्षिण में। इसी तरह उपोष्णकटिबंधीय उच्च, पछुआ पवने सब थोड़ा उत्तर दक्षिण होते रहते हैं। और इस खिसकने का महत्व क्या है? मतलब थोड़ा खिसकने से क्या फर्क पड़ता है? अरे, इसका बहुत बड़ा महत्व है। यही तो मौसमी बदलाव लाता है। उदाहरण के लिए भारत में जो मानसून आता है, हाँ, मानसून। उसका आना ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने और उससे जुड़े दबाव और हवा के पैटर्न में बदलाव से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। कई क्षेत्रों की जलवायु, जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, वो इन पेटियों के मौसमी खिसकाव पर ही निर्भर करती है। तो ये खिसकना सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं, बल्कि दुनिया भर के मौसम चक्र का एक अभिन्न अंग है। ये समझना वाकई जरूरी है कि ये पैटर्न कितने डायनामिक हैं, स्टैटिक नहीं है। चलिए, इस सारी जानकारी को संक्षेप में समेटते हैं। हमने हवा को चलाने वाली 3 मुख्य ताकतों को समझा। दबाव प्रवणता बल, जो धक्का देता है, घर्षण बल, जो रोकता है, और पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाला कोरियोलिस बल, जो मोड़ता है। जी, हमने देखा कि कैसे गर्म हवा के उठने से लो प्रेशर और ठंडी हवा के बैठने से हाई प्रेशर बनता है। और ये सिर्फ तापमान यानी ऊष्मीय कारणों से ही नहीं, बल्कि हवा की गति यानी गतिक कारणों से भी बन सकते हैं। हाँ, फिर हमने वैश्विक दबाव पेटियों की यात्रा की, भूमध्य रेखीय निम्न यानी ITCZ या डोल्ड्रम्स, उपोष्ण कटिबंधीय इच्छ यानी हॉर्स लैटिट्यूड्स, उपध्रुवीय निम्न और ध्रुवीय उच्च, और उनके बनने के कारण भी जाने। बिल्कुल। और हमने उन 3 स्थायी पवनों, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पूर्वी पवनों के बारे में बात की, जो इन पेटियों के बीच बहकर वैश्विक परिसंचरण को पूरा करती हैं। अंत में हमने जाना कि ये पूरी व्यवस्था पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि मौसम के साथ उत्तर दक्षिण खिसकती रहती है, जिससे दुनिया भर में मौसमी बदलाव आते हैं। बिल्कुल, ये पृथ्वी के वायुमंडल का एक अद्भुत, जटिल और लगातार चलने वाला नृत्य है। एक ऐसा नृत्य जो हमारे ग्रह पर जीवन के लिए जरूरी मौसम और जलवायु का निर्माण करता है। और यहीं पर एक विचार दिमाग में आता है, जब हम जानते हैं कि ये दबाव पेटियां और हवा के पैटर्न मौसम के साथ स्वाभाविक रूप से खिसकते हैं, तो यह सोचना लाजमी है कि दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन, जो हमारे ग्रह के तापमान पैटर्न को बदल रहा है, वो इन स्थापित और जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण वैश्विक परिसंचरण पैटर्न को भविष्य में और कैसे स्थायी रूप से बदल सकता है। हाँ, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं और जो हम सबके लिए मायने रखता है। ये वास्तव में एक गहरा और विचारणीय प्रश्न है। इस दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को हवाओं के सफर को समझने में मजा आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।